Okay, by the way, from first chapter, by the way, introduction to critical care, nursing, ठीक है, उसमें सबसे पहले होंगे कि critical care, nursing क्या है, उसके बाद critical care, nurse के बारे में बात करें, care के बारे में बात, उसके बाद कुछ critical care levels के बारे में बात की, तो उसको कौन से level से और फिर मनुष्य को certified है, वो certification कहते हैं, rights की issues of daily needs उसके अलावा हमने एक निभाने के बारे में बात की, वर्किंग के बारे में हेल्दी परफॉर्मेंस इफेक्ट्स और हेल्दी परफॉर्मेंस इफेक्ट्स देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पर देखिए इसलिए नाम दिया वो हमने देखा कि नर्सिंग स्टाफ का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए यूनिट के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा, उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज पढ़ी कि हमने एविडेंस को क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर किस तरह इंकॉर्पोरेट करना, ठीक है, कौन सी चीजें हमने यूज करनी है, ठीक है, और कौन से बैरियर्स है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जिसकी वजह से कौन से ऐसे बैरियर्स है जिसकी वजह से हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में इम्प्रूव नहीं होता, वो जो है वो इंकॉर्पोरेट। इसके बाद जो हम यदि वर्किंग एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट्स पढ़े थे, आज जो है वो हम एक मॉडल पढ़ेंगे जिसको हम साइनर्जी मॉडल, ठीक है। सो व्हाट इज साइनर्जी मॉडल? क्वेरी किसी, ठीक है, तो साइनर्जी मॉडल क्या है? Conceptual model used in a variety of clinical settings as analysis of job descriptions, performance metrics, and career goals. Synergy model से क्या है? Synergy model वो मॉडल है ये conceptual मॉडल है जो variety of clinical settings के अंदर जो है यूज, ठीक है। अब यूज किसलिए करते हैं? यूज करते हैं इसे जॉब डिस्क्रिप्शंस के लिए कि आपने कौन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शन से शॉर्ट में चेंज जॉब डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट में चेंज आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट्स क्या और में जाती है कॉलेज में बैठती है, आप क्लिनिकल पे जाते हैं, आप जो एक ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स आपके असल में चेंजेस ठीक है, लेकिन आप जॉब की तो इसके कंसेप्ट में उसके चेंजेस जो है मोस्टली जॉब होल्डर्स के लिए यूज होते हैं, जिसका हम देखिए हम जो है ऑफिस में बैठे हैं और जॉब डिस्क्रिप्शन डिस्कस कि हमने ये काम करने और ये काम नहीं करना, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है कि लिमिटेशंस क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है, ठीक है, आपकी ये बाउंड्रीज है, आपकी ये लिमिटेशंस है, आपकी ये आउटलाइंस है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है, ये आपकी आउटलाइंस है, इससे आप बाहर नहीं निकल सकते, इसके आगे आपकी बाउंड्रीज है, आपकी बॉर्डर्स है, ये जो हमारी बाउंड्रीज होती है कि यस में क्या है जॉब डिस्क्रिप्शन। और क्लिनिकल सेटिंग्स के अंदर देखा जाए तो क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जॉब डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको ये बताया जाता है आपने कितनी काम करके और दिन पर आपने एमबी पास करने को आपने एमबी पास करना है,
आप जो मेडिटेशन करनी है, आप जो फाइलिंग करनी है, टीचिंग आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। कौन से काम नहीं करने वो भी आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जाम्पल हम जो मोस्टली हर हॉस्पिटल की अपनी पॉलिसी होती है कि कुछ जगहों पे ये कि जो कैटेगराइजेशन किया गया है कुछ मैसेज की जॉब डिस्क्रिप्शन किया गया है तो हमने कभी भी वो आपको होती है। कुछ यूनिवर्स कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसी होगी जो कहती कि नहीं आता वो आप जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लियर कर देते हैं कि आपने ये काम द नेक्स्ट वन इज परफॉर्मेंस प्रेजेंस परफॉर्मेंस प्रेजेंस असल में आपके काम को देख के आपको इवेल्युएट किया जाता है। परफॉर्मेंस प्रेजेंस इज हम ये कह सकते हैं दैट द इवेल्युएशन ऑफ योर वर्क काम के आपको टाइम दिया जाता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी चाहे मान लो परफॉर्मेंस प्रेजेंस जो है वो साल बाद सकता है। अब वो साल में वो फिक्स मंथ है उस मंथ में वो लोग जो है वो परफॉर्मेंस कार्ड निकालते हैं। अब आप उस मंथ की जो है वो आपका 1 महीना हो गया 2 हो गए 3 हो गए 3 के साल हो गया लेकिन फिक्स टाइम पे रखा है उस टाइम तक आपने जितना काम किया आपको वो सारा काम जो है वो पे ठीक है और उसी के बेस पे आपकी सैलरी बढ़ती है उसी की बेस पे जो है कम हो सकती है उसी की बेस पे वो आपको प्रमोट किया जाता है उसकी बेस पे आपको ठीक तो ये क्या है असल में परफॉर्मेंस को देख के उसे प्रेज इसका समझ लो कि परफॉर्मेंस को देख के उसे आपको जो बता सकते हो इस काम को देख के आपको एक्सपेक्टेशन जैसे created ones created ones आपके फॉर एग्जांपल आपने जैसा किया पुलिस या रीजन भी होगा तो आपको रोज अपना सर्टिफिकेशन करते हो ट्रेनिंग्स लेते हो ये सर्टिफिकेशन की आप यहाँ पे जाते हो और सर्टिफिकेशन किया तो ये सर्टिफिकेशन जो आप करते हो जो आपको ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं इसके अलावा आप डिग्रीज लेते हो ठीक है आगे जाके आप डिग्रीज लेते हो और आपके करियर ठीक है अंडरलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी अब यहाँ पे जो साइकोलॉजी मॉडल है जो स्टडी है ये क्या है स्टडी है स्टडी समझे वो उससे हम देखते हैं पेशेंट की कॉम्पिटेंसीज होती है ठीक है और जब ये दोनों आपस में मैच कर लेते हैं तो अब आप देखिए the underlying results energy model are possible and special characteristic of a concerned nurses जो पेशेंट की characteristics है तो नर्सेस के लिए कंसर्न है जो पेशेंट की characteristics है तो नर्सेस के लिए कंसर्न है ठीक है पेशेंट की characteristic है वो हमारा कंसर्न है हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं अगर किसी को लेके जाके हमने लेके के ऊपर काम करना है अगर किसी को चीजें नहीं Patients की characteristics जो है वो हमारा कंसर्न है नेक्स्ट में नर्सेस competencies are important to patients जो हमारी competencies जिन काम में हम competent वो patients की important competencies है वो patients की patients characteristic drive nurses competence हमारी competencies कहाँ से drive हमारी कॉम्पिटेंसीज जो है जो होती है पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स अब फॉर एग्जांपल पेशेंट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी जो अपनी कॉम्पिटेंसीज है अब हम देखो कौन सी कॉम्पिटेंसी यूज करते हैं ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की नीड्स क्या है पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पेशेंट को किस चीज की जरूरत है तो पेशेंट्स की नीड्स के बेस पे हमारी कॉम्पिटेंसी जो है वो ड्राइव होती है हमारी कॉम्पिटेंसी जो है वो इनिशिएट patient characteristic ठीक है
पेशेंट को जरूरत है अब तो यहाँ पे क्या करते हैं एक कॉम्पिटेंसी के ऊपर चलाना होगा इसलिए नीड है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके ऊपर आपकी कैरेक्टरिस्टिक है या आपकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ट्राई होगी यहाँ पे कुछ कॉम्पिटेंसी की यूज जब ये दोनों आपके पास मेन हो जाती है ऐसे और से पेशेंट को आप आपकी कॉम्पिटेंसी है कि आप वायरल जो सही तरीके से चेक कर आपकी ये कॉम्पिटेंसी है कि आपको ये शेयर हुई आपने जो यूज किया देते हैं वो चीजें आप इसमें पेश कर देते हैं पेशेंट तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेशेंट ह्यूमन सिस्टम ठीक है patient unit assistant artist इसी तरह nurses की भी nurse की competency progressive nursing for the basic ये इसमें knowledge and patient या अब दोनों को हमने range ठीक है दोनों को हमने range किया है 60 80 अब जब पेशेंट की कैरेक्टरिस्टिक 1 लेवल 1 पे तो हम कहते हैं कि लो अगर लेवल 5 पे वो आईएम के लिए लो इसी तरह नर्स को जो देखा है नर्स में इतने भी अब वहाँ की वन का वो लो था 5 का वो आता है लेकिन यहाँ पे वन जो है वो कॉन्फिडेंस है और 5 जो है अब आपको कॉन्फिडेंस कॉम्पिटेंट क्या है वन यहाँ पे जो है कॉम्पिटेंट क्या है कॉम्पिटेंट ये कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपके पास सफिशिएंट आपके पास सफिशिएंट स्किल सफिशिएंट स्किल लेकिन एक्सपर्ट का मतलब क्या है एक्सपर्ट का मतलब होता है कॉम्पिटेंस स्कोर लेवल इसका मतलब है वन पे जो है वो लो है आपने ट्राई किया वो वन फॉर्मिंग लो फाइव फॉर्मिंग वन पे वो लोकेटेड जिसका नंबर है इसका कॉम्पिटेंट जो है वो कॉम्पिटेंट का मतलब है आपका सोशल स्किल कॉम्पिटेंट उसके बाद से बनेगा काम करनी कॉम्पिटेंट नहीं है ना तो कॉम्पिटेंट भी आपको समझते हैं कि सफिशिएंट स्किल्स है उस काम को करने के लिए एक्सपर्ट Good morning, students. All right, here. आवाज आ रही है बेटा? वालेकुम सलाम। रिदा अहमद, आवाज आ रही है बेटा आप लोगों को? हेलो बेटा, कैन यू ऑल हियर मी? आवाज आ रही है?
गुड मॉर्निंग मैम, बेटा अक्सर आवाज़ आ रही है? यस मैम, ओके मैं स्टार्ट करूँ? ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी। हम लोगों ने अब तक देख लिया बेनाइन प्रोस्टेट हाइपोट्रोफी से पहले हमने देखा यूट्राइन कैंसर, हिस्टेरेक्टमी, ओवेरियन ट्यूमर, ओवेरियन सिस्ट, अबॉर्शन, and we saw this क्या है नेक्स्ट इज टॉपिक प्रेगनेंसी देखी, इनफर्टिलिटी देखी, ठीक है। सो आज हम देखेंगे हाइपरट्रॉफी, benign prostate hypertrophy, right? Okay, and this is okay. Now what is benign prostate hypertrophy? Benign prostate hypertrophy is enlarged prostate that squeezes or partially blocks the urethra, causing problem with urinating. Now if you see this one normal वाला, जो अगर आप स्लाइड देखें, इसके जो साइड पे जो ये मस्टर्ड कलर है, these are the prostate, ठीक है। एंड दिस इज द यूरेथ्रा, जो सेंटर में आपको नजर आ रहा है, दैट्स द यूरेथ्रा एंड दिस इज नॉर्मल। सो यू नो द ओल्ड एज में ज़्यादातर क्या होता है, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं ये इनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये आप सेकंड पिक्चर में देखो जहाँ पे इनलार्ज लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स हैं ये क्या हो गए हैं, इनलार्ज हो गए हैं, ठीक है। सो बेनाइन इज सिंपल ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। गुड हो गया। नाउ also known as benign prostate hypertrophy, characterized by proliferation of the cellular element of the prostate. There are chronic bladder outlet obstruction. Okay, that's BOO. That's BOO is secondary to BPH. में लीड टू क्या हो सकता है, उसकी वजह से यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, डेफिनेटली उसने गला जो घोंट दिया ब्लैडर का, ठीक है। रीनल इनसफिशिएंसी, वेल ऑफ कोर्स पीछे से यूरिन आ रहा है, ब्लैडर में आ रहा है, और ब्लैडर आगे से एम्प्टी नहीं हो रहा, तो ये बैकफ्लो हो जाता है, तो यूरिन ब्लैडर रीनल इनसफिशिएंसी होगी। देन रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा। अब ज़रा जब काफ़ी देर तक यूरिन वहाँ पर इकट्ठा है, खड़ा है अपना, तो क्या होगा, उससे यूरिनरी इंसफिशिएंसी होगी, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा क्योंकि काफ़ी देर से ब्लैडर में यूरिन निकल नहीं रहा है। तो ग्रॉस हेमोचूरिया, अब जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाने की वजह से पेशेंट का हेमोचूरिया भी हो सकता है। ब्लैडर कैल्कुलाई, इट कैन बी बिकॉज ऑफ इट कैन कॉज ब्लैडर कैल्कुलाइज भी हो सकते हैं, ठीक है। जिसने ब्लैडर के नेक को वैसे भी दबा दिया, ब्लॉक कर दिया, और अब वहाँ पे यूरिन सारा खड़ा, ठीक हो गया। कॉजेज इट इज़ नॉट वेल अंडरस्टूड, अभी तक ठीक से पता नहीं लगा कि क्यों ऐसे हो जाता है, लेकिन इट इज़ कॉमन इन ओल्डर मैन। आपको ये ज़्यादातर एल्डरली जो बुजुर्ग होने शुरू हो जाते हैं, अबव 60 जाना शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये आपको मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है। इट डज नॉट अकर इन मेन हुज टेस्टिकल्स आर रिमूव्ड बिफोर प्यूबर्टी। अब उन लोगों में ये डज नॉट अकर, उन लोगों में नहीं होता जिनके टेस्टिकल्स जो हैं वो उनके रिमूव हो चुके होते हैं, राइट। And factors are believed to be related to aging, and the testicles may cause BPH. और ये जो BPH है, it causes because of these testicles, and factors जो कि relate करते हैं aging में, it is all because of these aging testicles, ठीक हो गया। मोटापा भी है एक वजह बनती, ठीक है, एक वजह बनती है मोटापे की भी,
और चीज याद आया, hand sanitizer. Okay, lack of physical activity, erectile dysfunction and increasing age है, फैमिली हिस्ट्री में अगर है तो ये भी वजह बनती है। पैथोफिजियोलॉजी में देर इज डेवलपमेंट ऑफ मल्टीपल एडिनोमेटस नोड्यूल्स हैं जो कि पेरीयूरिथ्रल रीजन और प्रोस्टेट में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और उसमें डेवलप होने के साथ साथ उसके जो ल्यूमन है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में, वो क्या हो जाते हैं, एक तो नैरो होने शुरू हो जाते हैं और लेंथनिंग लंबे होने शुरू हो जाते हैं। प्रोग्रेसली क्या करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं यूरिन के फ्लो को। सो पेशेंट डज नॉट कैन नॉट वॉइड कांपता हुआ आता है हमारे पास पेशेंट में। मैंने मेल वार्ड में चूँकि बहुत सारी ड्यूटी की है, इसलिए आई नो कि इट्स वेरी पैथेटिक, इट्स रियली पैथेटिक टू सी दिस पेशेंट, दे कांट इवन स्टैंड, खड़े भी नहीं हो सकते। देन वी हैव टू पास फॉलीज कैथेटर ताकि वो किसी तरीके से यूरिन वॉइड कर सकें, और बाज़ का तो कैथेटर भी पास नहीं होता, तो दे नीड टू गो फॉर द रिमूवल ऑफ दिस प्रोस्टेट। ठीक है, जब प्रोस्टेट रिमूव हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे जो गला उसने घोटा हुआ है वो रिलीज हो जाता है, पेशेंट कैन वॉइड। लेकिन उसके लिए भी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, कंटिन्यू इरिगेशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जब तक पेशेंट खुद से वॉइड करना ना शुरू कर दे। There is a progression to hypertrophy of the bladder, and detrusor, trabeculation, saline formation and diverticle है। बहुत लंबे लंबे वर्ड्स हैं। ठीक है, ये इनके जो ब्लैडर है उसकी उसने सारी खसूसियात बताई हैं कि इस किस्म की उसकी प्रोग्रेशन हो जाती है। अब ये क्यों हो जाती है, इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज एसोसिएशन विद मैच्योरेशन एंड ब्लैडर डिस्टेंशन। और ये सारी जो डिस्ट्रीजर, ट्रेबिकुलेशन, सेल्यूलर फॉर्मेशन वगैरह, ये सब कुछ जो हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, इट इज़ ब्लैडर के डिस्टेंशन होने की वजह से। ठीक है, क्योंकि ब्लड यूरिन नहीं पास हो रहा, ब्लैडर डिस्टेंडेड हो रहा है, और ये सारी चीज़ें उसी से एसोसिएटेड है। देन इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कॉजेज स्टेसिस। ठीक है, अब अगर ब्लैडर ठीक से एम्प्टी नहीं हो रहा है तो ठीक है, सो अगर ब्लैडर ठीक से खाली नहीं हो रहा है तो फिर क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग कॉजेज स्टेसिस क्या होंगी, प्रीडिस्पोजेस टू कैल्कुलाई फॉर्मेशन। ठीक है, पथरी बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया। एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस में हैपन सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है ताकि अगर बहुत देर तक ऑब्स्ट्रक्शन है तो, इवन इफ इनकम्प्लीट इट में कॉम्प्रोमाइजेस रीनल फंक्शन। और फिर भी अगर देखा गया है कि उसके अलावा भी जो क्या कहते हैं इसका रीनल फंक्शन है, ठीक है, वो भी असर पड़ता है उस पर भी। जिससे पहले मैंने बताया था कि क्या होता है उसमें, ओहो
ये मेरे काम करने वाली के काम बड़े अच्छे काम। एक मिनट बेटा, गला खुश करो। Oh gosh. मिस जुबैदा, वो आ गया क्या नहीं? एक मिनट। ओके सॉरी बेटा, कोऑर्डिनेटर आ गई थी, जरा उनके साथ थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की हमारी। ठीक हो गया। एक मिनट, आज है डेट क्या? 7। ओके सो हमने कहा कि भी ये जो सारा जो प्रॉब्लम हो रही है, ये इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ब्लैडर डिस्टेंशन। और ब्लैडर डिस्टेंशन क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब इनकम्प्लीट ब्लैडर को हमने कहा कि जो एम्प्टी नहीं हो रहा है, उससे हाइड्रोनेक्रोसिस होगा, मे हैपन सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ठीक है, एंड इफ इनकम्प्लीट है तो इट इज कॉम्प्रोमाइजेस रीनल फंक्शन। ओके, अब इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगी? मैनिफेस्टेशन में यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उसको बार बार फील हो रहा है कि उसको यूरिन आ रहा है, वो बार बार यूरिन करने जा रहा है, सवाए फ्यू ड्रॉप्स के और कुछ नहीं उसको यूरिन आता, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। एंड देन अर्जेंसी है, बिकॉज ब्लैडर इज फुल एंड पेशेंट को बहुत अर्जेंसी है कि वो यूरिन अवॉइड करे, लेकिन अवॉइड नहीं हो पाता।
नॉक्चूर्निया, रात को सोते में उसको ज़्यादा ब्लैडर फुल है, उसको उठ के यूरिन करने जाना है, लेकिन यूरिन नहीं आ रहा है, हेसिटेंसी है उसको। उसके बाद इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लैडर, स्ट्रेनिंग मतलब कि वो उसको स्ट्रेन पड़ रहा है, बार बार जोर पड़ रहा है कि उसने यूरिन करना है, और जोर पड़ने की वजह से देयर इज ओनली ड्रिपलिंग, ड्रॉप्स की तरह आ रहा है उसको यूरिन, उसको पूरी तरीके से खुल के यूरिन आ ही नहीं रहा। ठीक है, आई हैव सीन दिस पेशेंट, मेनी पेशेंट्स सिंस बिकॉज आई वाज in charge of male ward and I could attend all these emergencies. तो हमारा एक प्रोटोकॉल था कि हमने पेशेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना है। इनफैक्ट यू नो द बॉयज वर देयर टू हैंडल सच पेशेंट्स, तो लेकिन हिस्ट्री तो हमने लिखनी होती थी, तो जब हम हिस्ट्री लिखते थे तो हमें वो पेशेंट बेचारे बुरे तरीके से, जैसे सर्दी लग रही हो, कांप रहे होते थे, ऐसे आते थे मेरे पास वो बाबा। दे वर रियली इन पैथेटिक पोजीशन। तो क्या है कि कोर्ट का लक्ष्य कितना है? तुम लोग शोर करते रहते हो कि तुम लोगों को ही कोर्ट का प्रॉब्लम है, इधर में भी कोर्ट का प्रॉब्लम। ठीक है, अटेंडेंस शीट ही नहीं लेकर आया अभी तक तो। ओके, तो हमने देखा कि ये हम इन सारी कंडीशंस के साथ उन पेशेंट्स को देखा। ठीक हो गया। एग्जामिनेशन में डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में digital evaluate prostate for size, consistency, shape, abnormalities suggestive of prostate cancer such as nodule or asymmetry. Assess suprapubic area to rule out bladder distension. Evaluate overall motor and sensory function of perineum and lower limbs. ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में चलती हैं। अब अगर कैथेटर पास भी करते हैं और वो कैथेटर पास नहीं होता है, उसमें भी वो फिर सुप्राप्यूबिक कैथेटर पास करना पड़ जाता है इनको, ताकि उसका ब्लैडर किसी तरीके से जो डिस्टेंडेड है उसको कम किया जाए। ठीक है, सो ये एग्जामिनेशन में पर रेक्टल वो डिजिटल भी कर सकते हैं और पर रेक्टल एग्जामिनेशन भी करते हैं। डॉक्टर्स ग्लव्स पहन के या फिंगर पहन के उससे वो पेशेंट के थ्रू रेक्टम दे कैन एग्जामिन द प्रोस्टेट, और उनको पता लग जाता है कि ये कैंसरस तो नहीं है, यू नो, देन दे कैन सेंड इट फॉर बायोप्सी वगैरह के लिए भी भेजा जा सकता है। जब तक उसको मीनवाइल उसको सुप्राप्यूबिक कैथेटर डाल देते हैं ताकि यूरिन जो है प्यूबिकली उसका ड्रेन होता रहे, राइट। सो अगर रिपोर्ट आ जाए कि वो बेनाइन है, देयर इज नथिंग मैलिग्नेंसी इन इट, तो फिर वो ऑपरेशन करके प्रोस्टेट को रिमूव करते हैं और फिर सुप्राप्यूबिकली बंद हो जाता है। तो ये उसको हम लोग TUR को कहते थे, ट्रांस यूरेथ्रल प्रोस्टेट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। फिर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं। एक तो उन्होंने कहा कि हमने एग्जामिनेशन में रेक्टल एग्जाम किया, ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं जिसमें प्रोस्टेट और ब्लैडर के साइज को डिटरमाइन कर लेते हैं और डिग्री देख लेते हैं, डिग्री ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इन पेशेंट्स विद यूरिनरी रिटेंशन के।
फिर उसके बाद ट्रांसरेक्टल ultrasonography is recommended in selected patients to determine the dimensions and volume of the prostate. So transrectal ultrasonography जो है वो recommend किया जाता है for selected patient. हर patient के लिए नहीं होता, selected patients के लिए होता है ताकि उसकी साइज और वॉल्यूम वगैरह देखा जा सके. नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि नॉन माइल्ड सिम्टम्स और लिमिटेड डिस्कम्फर्ट है. वॉचफुल वेटिंग एंड एनुअल वैल्यूएशन के लिए देखा जाता है. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को देखा जाता है. अवॉइड फ्लूइड प्रायर टू क्या कहते हैं बेड टाइम और गोइंग आउट. ठीक है. पानी कम से कम पियो ताकि यूरिन भी कम आए. ठीक है. रात सोते वक्त ये लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को ज़्यादा पानी पीने के लिए ना दिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि यूरिन जो नॉक्टर्नल हमने देखा था कि वो ना हो. देन फिर रिड्यूस कैफीन एंड अल्कोहल का इस्तेमाल कम करो. शेड्यूल करो यूरिनेशन का एटलीस्ट वंस एवरी 3 आवर्स के बाद. ठीक है. चाहे उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको आपने स्केड्यूल में डाल दो. हर 3 घंटे के बाद उसने वॉशरूम जाना है और ब्लैडर एम्प्टी करना है. ठीक है. डबल वॉइडिंग आफ्टर यूरिनेटिंग, वेट एंड ट्राई टू यूरिनेट अगेन. अब क्या है डबल वॉइडिंग, क्या होता है कि अमूमन ऐसे होता है कि हम लोग यूरिन वॉइड कर लेते हैं. हम वॉइड करके हाथ धो रहे होते हैं तो हमें फील होता है वो हमें फिर से हमें दोबारा से करना है. ठीक है. जब दोबारा से करते हैं तो थोड़ी सी अमाउंट में हम करते हैं, दैट इज रेजिडुअल. ठीक है. अस्सलाम वालेकुम मैम. मिस जुबैदा अटेंडेंस शीट नहीं आई मैम. सेकेंड ईयर की अटेंडेंस शीट. ठीक हो गया. सो डबल वॉइडिंग उसका मतलब है कि पेशेंट को बोलो थोड़ी देर तक बैठे रहें, जब दूसरी दफ़ा भी वॉइड हो जाए तो हम उसको क्या कहते हैं पेशेंट बार बार ना जाना पड़े उसको. सो नीड टू वेट फॉर सम टाइम ताकि जो दूसरी दफ़ा जो रेजिड्यूल यूरिन है वो अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना उसको फिर वापस आना पड़ेगा. Treatment में alpha blockers are the first line options for men with symptomatic bother who desire treatment. ये 5 ARIs. सॉरी अच्छा ठीक है. सॉरी मैं गई नहीं उधर. सो आपकी हमारे पास आज की डेट 7th. ओह माय गुडनेस, दिसंबर शुरू हो गया. Nine AM to 10 AM. ठीक हो गया. गुड हो गया. Okay. Then combination of alpha blocker and 5-ARI therapy जो है improves. एक मिनट बेटा.
मैं ना एक अच्छा काम करती हूँ। सो 5 अल्फा जो है उसने बताया इसे ए और आई से बनता है। अल्फा reductase inhibitors are drugs that treat benign prostate hyperplasia is also called enlarged prostate. ठीक हो गया? Okay, ये क्या करते हैं? ये इम्प्रूव करते हैं सिम्टम्स को। Scores peak urinary flow versus monotherapy. Appropriate for patient with LUTS associated with. Now, what is this L2? ठीक हो गया? LUTS क्या बनती है? एक लोग इससे बनती है lower urinary tract symptoms are also symptoms that relate to problems with the lower urinary tract, your bladder, your prostate, and your urethra. Right? UTS are broadly grouped into symptoms that they do with the strongly or passing urine. You might have symptoms linked mainly to one or the other, or the combination of both. ठीक हो गया? So these are associated with the prostate enlargement. A PDS inhibitor can also use once daily in men with moderate to severe symptoms and bother to effectively reduce symptoms of BPH and UTS while maintaining sexual function. So this is used for that. Endoscopic surgery with laser made safer, no need to stop bleeding, thinning, and drugs, and the most for heart patient. It are must for heart patient, lesser blood loss है और थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस। ये एंडोस्कोपिक जो सर्जरी है विथ लेजर, ठीक है, ये सबसे उसने कहा कि सेफेस्ट है और इसमें ज़्यादातर इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हार्ट पेशेंट्स के लिए। ये ठीक है, लेजर प्रोस्टेट सर्जरी जिसको हम लेप्रोस्कोपिक। Now what are you going to do with the nursing management?
You as a nurse, what are you going to do? नर्सिंग असेसमेंट है, उसमें आपने उसकी हिस्ट्री पे और उसकी हेल्थ पे फोकस करना है। हेल्थ हिस्ट्री पे आपने फोकस करना है, द यूरिनरी ट्रैक्ट, प्रीवियसली सर्जिकल प्रोसीजर्स, जनरल हेल्थ इश्यूज है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रोस्टेट है, एंड डिजीजेस एंड फिटनेस ऑफ पॉसिबल सर्जरीज के लिए। फिजिकल एग्जामिन असेसमेंट में आप उसकी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो है उसकी फिजिकल हिस्ट्री है, हम लोग उसको पीआर कहते थे, पर एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम कहते हैं पीवी, ठीक है। तो हम रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पीआर का वर्ड यूज करते होते थे। सो ये डॉक्टर्स ही करते हैं और उनको ही पता लगता है कि इसकी सर्जरी करनी चाहिए कि बायोप्सी भेजनी चाहिए। गुड हो गया। नर्सिंग डायग्नोसिस में urinary retention related to obstruction in the bladder, neck or urethra as evidenced by, आप सारे वो symptoms डाल सकते हो जो ट्रिपलिंग है, फ्रीक्वेंसी है, पेन है, जो भी। And then acute pain related to bladder distension, bladder distended, आपको suprapubic pain होगी, ठीक है। So there is acute pain related to bladder distension as evidenced by, किसकी वजह से हो रही है, वो सारे साइन सिम्टम्स चले जाते हैं, ठीक है। एंजाइटी रिलेटेड टू सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से एंजाइटी हो रही है कि उसको सर्जिकल प्रोसीजर क्या करना है, उसको सर्जिकली जाना है, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके लिए पेशेंट को एंजाइटी होती है। सर्जिकल नर्सिंग केयर प्लान एंड गोल्स, गोल्स फॉर द पेशेंट विद बीपीएच के जो हैं वो है टू रिलीव यूरिनरी रिटेंशन, प्रमोट कंफर्ट, ये दीज आर योर गोल्स, ठीक है। जब हम गोल्स की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर सम एम्स, कोई एम है हमारे पास जो हमने उसको करना है। सबसे पहला हमारा एम है कि हमने उसका रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन जो है उसको रिलीव करना है। पेशेंट को क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करना है, कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करना है, ठीक है। हेल्प करना है पेशेंट को डील करने के लिए। साइको सोशल कंसर्न बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिकॉज सोशली अगर वो इन लोगों में बैठना नहीं पसंद करता, देर इज़ ट्रिपलिंग, देर इज़ फ्रीक्वेंसी, देर इज़ अर्जेंसी, देर इज़ पेन, ठीक है। बहुत सारी बातें आती हैं तो वो पेशेंट जो है वो उससे अवॉइड करता है। प्रोलॉन्ग एंड ट्रीटमेंट नीड्स। नर्सिंग इंटरवेंशन में आप क्या करोगे, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट में आप उसको सबसे पहले उसकी एंजाइटी रिलीव करोगे, उसकी रिलीव करोगे, उसके डिस्कम्फर्ट को रिलीव करोगे, ठीक है। ये आप उसको रूटीन और एस्टिमेट प्रोसीजर्स वगैरह बताओगे ताकि उसकी एंजाइटी, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। कोई भी नर्सिंग प्रोसीजर्स हैं और जिसमें एंजाइटी आ रही है, यू नीड टू टॉक टू द पेशेंट। अनलेस और अनटिल यू डोंट टॉक टू द पेशेंट, पेशेंट की एंजाइटी कभी भी दूर नहीं होगी, ठीक हो गया। उसमें आपने क्या करना है, अपने उसकी डिस्कम्फर्ट को दूर करना है बाय गिविंग बेड रेस्ट, एनाल्जेसिक देना है और जो भी डॉक्टर ने उसकी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन की है उसके मुताबिक। देन प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना है बिफोर द सर्जरी, द नर्स रिव्यूज with the patient and anatomy of the fat structure and the function related to urinary and reproductive system, ठीक हो गया। अगर आपके पास ये डायग्राम है एक प्रोस्टेट ग्लैंड का, एक नॉर्मल और एबनॉर्मल का, तो आप उसको ज़रूर दिखा सकते हो पेशेंट को और उसको बता सकते हो कि ये वजह बन रही है उसकी प्रॉब्लम की। अब कैसे दूर होगी, ये चीज प्रॉब्लम हटा दिया जाए तो फिर आपका ये प्रॉब्लम भी
दूर हो जाएगा। तो टैक्ट होना चाहिए आपके पास कि अपने पेशेंट को किस तरीके से टैक्टफुली एक्सप्लेन करना है ये सारा, ठीक है। मेंटेन फ्लूइड बैलेंस शुड बी रिस्टोर्ड टू नॉर्मल। बहुत ज़्यादा पानी पीने को मत दो, क्योंकि उससे क्या होगा, ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाएगा, ब्लैडर से यूरिन नहीं निकल रहा, तो फिर वो क्या होगा, बैकफ्लो हो जाएगा वापस किडनी की तरफ, और फिर किडनी भी सफ़र करेगा, ठीक है। सो कोशिश करो उसकी पानी को लिमिटेड करने की। एवेल्युएशन में आपने क्या करना है, यू नीड टू सी, पेशेंट आपको वर्बलाइज करके बताएगा कि अब मुझे एंजाइटी नहीं है। अब वो ये एंजाइटी का वर्ड तो यूज़ नहीं करेगा, लेकिन वो आपको बताएगा कि मुझे पहले से बहुत आराम है, मुझे पेन नहीं हो रही है, ठीक है। आपने उसको बताया मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम बैलेंस पोस्ट ऑपरेटिवली, पानी का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और ये कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम हो गई हैं। So this was all about the benign prostate hypertrophy. The next, which we are going to, the last one, ठीक है? All right. The last will be your erectile dysfunction. ठीक है, फिर हमारा ये चैप्टर 4 यूनिट 4 जो है ये ख़त्म हो जाए। आई विश की क्लासेस चल रही होती तो मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से ये लेक्चर दिलवाती जिसने प्रीवियसली उसको मैंने असाइनमेंट दिया था और उसने इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि आई रियली लाइक्ड इट, ठीक है। एनीवेज, this is all about unit 4, ठीक है। and tomorrow will be the last topic of unit 4 and we'll start with the unit 5, ठीक हो गया। यूनिट 5 में सिर्फ 4 पॉइंट्स है और यूनिट 6 में मेरे ख्याल से 3 है, तो आपका ये कोर्स आउटलाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट मी टेक योर अटेंडेंस, ठीक हो गया। इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट मुझसे पूछ लो, और अगर नहीं पूछना तो आयशा मुनीर आ गई, अक्सर तमसील, रिदा तनवीर, रिदा तनवीर कितनी गई, रिदा तनवीर, आयशा मुनीर, बस करो ना हिलना जुलना। सारा मॉरिस, यार ये तुम लोग बहुत गलत काम कर रहे हो, बस करो भी, एक दफा कर लिया ना काफी है, अब करती जाएंगी।
ये हमारा जावेद, हमारा तैयब, अनीला जावेद, अक्सा लियाकत, अरूज असलम, ये नहीं आई है ना? नफीसा इतना कैपिटल लेटर से लिख रही हो, तुम्हारा लगा दिया हुआ मैंने। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 29 रजिस्टर्ड। किस किस्म के 29 है ये? एक ही को बार बार लिख दिया। रुकैयानू, सबा परवेज, सबाना, ज़ेबुनिसा, ज़ैनब बशीर, रिजवान, नसीम, फिजा मुनीर, कोई नहीं आया। ओके, मेरा टाइम ख़त्म हुआ। ठीक है, मेरा टाइम ख़त्म हुआ और मैं अब कर रही हूँ बंद। मैंने कोई 5 दफ़ा आप लोगों का नाम मैंने देख लिया, मुझे नहीं मिली। जो नहीं मिला सो नहीं मिला। ओके, बाय फॉर नाउ, गुड, टेक गुड केयर, बाय बाय।